जय श्री कृष्ण। आज मैं बताना चाहूँगी थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में। तो पीसीएम क्या होता है? बच्चे पीसीएम लेते हैं। तो पीसीएम क्या होता है? पीसीएम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, 9th से ही आपको बताया जाता है। 8th तक तो सभी के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। फिर उसके बाद 8th के बाद आपको मैथ्स चूज़ करनी है या आर्ट चूज़ करनी है। इसके बारे में स्कूल में डिस्कस होता है। टीचर पूछते हैं किस क्लास में जाना है। तो जिनको आर्ट्स में जाना है वो आर्ट्स में जाते हैं, जिनको मैथ्स में जाना है मैथ्स में जाते हैं। तो 9th और 10th में तो सोशल साइंस भी होती है, मैथ भी होती है, फिजिक्स मैथ भी होती है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब की एक बुक होती है 9th और 10th में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसकी जो बुक होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों एक ही होती है 9th और 10th में। फिर 9th और 10th पास करने के बाद आपको बायोलॉजी अलग हो जाती है। बायोलॉजी के बच्चे अलग हो जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप फिजिक्स भी ले सकते हो, केमिस्ट्री भी ले सकते हो, मैथ भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी अलग होती है। बायोलॉजी वाले फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं और बायोलॉजी लेते हैं। और मैथ वाले फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ लेते हैं। ये होता है। तो कहीं कहीं पे मैथ और बायोलॉजी दोनों एक साथ भी ली जाती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तो वो चीज़ कवर करना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, ऐसी बात कुछ नहीं है। आप ले सकते हैं, आपको पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं। और जो कितने लोगों ये कहते हैं कि पीसीएम बहुत कठिन होता है, मैं आपको बता दूं पीसीएम कुछ भी कठिन नहीं होता अगर पढ़ाने वाला टीचर आपको पढ़ा रहा है। ट्यूशन, कोचिंग जो भी पढ़ा रहा है। स्कूलों में तो पढ़ाइयाँ कम होती हैं। स्कूल अगर कहीं स्कूल में पढ़ाई भी होती है तो भी ट्यूशन और कोचिंग तो इन सब्जेक्टों में लगते ही लगते हैं। ठीक है, स्कूल में अगर पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है ट्यूशन और कोचिंग की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे नवोदय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ा है। मैंने एक दीदी से ट्यूशन पढ़ा, वो नवोदय विद्यालय की थी। तो इतना अच्छा वो पढ़ाती थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, उस जैसी आज तक पढ़ाने वाली मैंने नहीं देखी। आज तक उस जैसी पढ़ाने वाली मैंने नहीं देखी। और वो खुद भी टॉपर थी। वहाँ नवोदय विद्यालय में भी वो टॉपर थी। जब वो नवोदय विद्यालय से 12th पास करके आई फिर भी वो टॉपर थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 5th से कहाँ, 3rd से ही आप, अगर किसी के घर में छोटा सा बच्चा है या छोटे भाई बहन हैं या आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं किसी रिश्तेदार को, तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें। उस नवोदय विद्यालय की तैयारी करके आप कम से कम 3rd से ही नवोदय विद्यालय की पक्की तैयारी कर दें। ऐसी तैयारी कर दें, मान लो आपको क्या कहते हैं, आपको जैसे किसी को बैंक में निकलना होता है ना, तो वो कितनी तैयारियां करता है, कितनी जोश से तैयारी करता है। किसी को पुलिस में निकलना होता है तो रनिंग, ये सब चीज़ें, ऐसी तैयारी। डॉक्टरी में निकलना होता है, इंजीनियरिंग में निकलना होता है, इस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसी तैयारियां आप 3rd क्लास से ही कर दीजिए तो सही रहता है। ऐसी तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर की तैयारी कीजिए। आप नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 3rd से शुरू कर दीजिए। अगर आप वहाँ कर देंगे तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि वहाँ की जो दीदी है, मतलब वहाँ की जो बच्ची है, वो मुझसे बड़ी थी, मुझे पढ़ाती थी। तो मैं उन्हें दीदी बोल सकती हूँ, तो वो मेरे लिए तो दीदी हुई। तो वो इंसान कभी ना कभी तो बच्चा होता ही है ना। तो उन लोगों ने नवोदय विद्यालय से ही
पढ़ा है, नवोदय विद्यालय से ही 12th तक पढ़ा। और इतनी अच्छी पढ़ाई, एक बहन नवोदय विद्यालय, दूसरी बहन नवोदय विद्यालय, फिर तीसरी वो शायद नहीं निकली, लेकिन फिर चौथा उनका छोटा भाई वो नवोदय विद्यालय। तो मेरा कहने का मतलब है कि नवोदय विद्यालय में अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो 3 बहनें हैं और 1 भाई, ठीक है, तीनों ने भरा, 2 बहनें निकल गई, भाई भी निकल गया, 1 बहन नहीं निकल पाई। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई निकलेगा कोई नहीं निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो कोई अपने एक बेटे को कभी भी नवोदय विद्यालय में नहीं भेजता, है ना। ये मेरे को सुनने में भी आया है, मैंने आसपास के लोगों से सुना कि एक ही बेटा है, क्यों नवोदय विद्यालय में भेजे हैं अपने एक ही बच्चे को। मैं उन दिनों बहुत छोटी सी थी, बच्ची थी, मैं ऐसी खेल रही थी तो पड़ोस में बातें हो रही थी, इनका एक ही बेटा है और ये एक ही बेटे को अपने से दूर नवोदय विद्यालय में क्यों भेज रहे हैं। देखो, अच्छी पढ़ाई के लिए 1 बेटे हो, 2 बेटे हो, 4 बेटे हो, कितने भी हो, आप भेजिए नवोदय विद्यालय में ही कोशिश कीजिए। अब जहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, बच्चे को ऐसा नहीं है, लड़का हो लड़की हो, एक न एक दिन माँ बाप से तो क्या कहते हैं दूर जा कर के आपको काम ही करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। घर के अंदर आपकी जॉब नहीं खुलेगी, घर के अंदर आपके रोज़गार नहीं खुलेंगे। तो कहने का मतलब है कि माँ बाप को भी समझना चाहिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही बेटा है, एक ही बेटा है तो क्या सिर पे चढ़ा ले, है ना। उसकी अच्छी पढ़ाई होना ही वही सिर पे चढ़ाना है। अगर अच्छे ढंग से उसे सिर पे चढ़ाना है तो एक ही, चाहे लड़का हो लड़की हो, सिर पे चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, उसको सिर पे चढ़ाना नहीं कहते। सिर पे चढ़ाना अच्छे ढंग से, अगर बच्चे को अच्छा बनाना ही सिर पे चढ़ाना है और कुछ नहीं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने को सिर पे चढ़ाना नहीं कहते हैं। ये सिर पे चढ़ाया हुआ बच्चा है, सिर पे नहीं चढ़ाया हुआ, सिर से नीचे पटक करके ज़मीन से भी अंदर आपने उसको रख दिया है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। ऐसे बच्चे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल बच्चे ने घर से बाहर जाना ही है, घर से बाहर जाना ही है। जॉब आपके घर के अंदर नहीं आएगी, जॉब बच्चे को बाहर करनी पड़ेगी। तो बच्चे को टाइम पर अपना रूटीन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या कहते हैं, बचपन से ही अगर माँ बाप तैयारी करा दे नवोदय विद्यालय की तो निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मलाल कम रहता है कि हमने कोशिश कम की। आपने कोशिश ज़्यादा की हो, आप नहीं निकले, कोई बात नहीं, फिर अच्छा स्कूल ढूंढिए, अच्छे स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, ये होता है। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है, किसी बच्चे की मैथ अच्छी है तो अच्छी नहीं है तो अच्छी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं ये बता दूं, मैथ जो है वो सबसे सरल है, उससे सरल कुछ है ही नहीं। अगर आपको मैथ कठिन लग रही है तो आप ये समझ लीजिए आपके टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता है, या तो आपका मन नहीं है टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाए। अगर आपका मन नहीं है तो आपको टीचर कितनी अच्छे ढंग से पढ़ाए, आपको मैथ आ ही नहीं सकती। अगर आपका मन है और टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, आपको पता चल जाएगा, तब तो आपको आएगी मैथ। आपका मन है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो ठीक, आपको मैथ आएगी, 100% आएगी। लेकिन आपका मन है मैथ में, अचानक आपकी मैथ लड़खड़ाती है तो ये समझ लीजिए कि आपको टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, टीचर आपको पढ़ा ही नहीं रहा है। वरना मैथ बहुत सरल है। मैंने 8th 6th 7th 8th 9th 10th 5th 4th 3rd सब में मैथ मुझे सरल लगी, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर मैथ के सही थे, ठीक है। इंग्लिश सही नहीं लगी, बीच में सही लगी, एक बार कहीं पढ़ा तो मैं इंग्लिश सही पढ़ाई जा रही थी, पता नहीं टीचर ने किसी और बच्चे की शैतानी की वजह से ग्रामर पढ़ाने को मना कर दिया। ये भी गजब की बात है, किसी और का बच्चा शैतानी करता है और आप पढ़ाने से मना कर देते हो, ये भी बहुत ही बेकार बात है। किसी और का बच्चा, एक बच्चे की सज़ा तुम पता नहीं कितने बच्चों को दे देते हो, ये भी गलत है। तो वो चीज़, जिस चीज़ का टीचर अच्छा नहीं मिला वो चीज़ अच्छी भी नहीं रही, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मेरे को मैथ के अच्छे टीचर मिले, अधिकतर, बहुत अच्छे नहीं मिले तो बहुत गंदे भी नहीं मिले, ठीक है, बहुत गंदे भी नहीं मिले। जिस क्लास में मिले 11th में मुझे बिल्कुल अच्छे टीचर नहीं मिले,
बिल्कुल अच्छे टीचर नहीं मिले मैथ के, टीचरों के नाम क्या लेने हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी 11th का जो मेरा सब्जेक्ट था वो बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ था, मुझे उसमें ना के बराबर आता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपका मैथ पढ़ने में मन है और आपका टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है तो एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी मैथ कहीं नहीं गई, आपको मैथ ज़रूर आएगी। फिजिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, कोई उसमें इतना बड़ा पहाड़ नहीं खोदना है, ठीक है। कोई उसमें इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि आपको नहीं आ सकता है। और केमिस्ट्री भी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक टीचर अच्छे खासे पढ़ा रहे थे, कहीं मैंने कोचिंग में पढ़ा तो इतने अच्छे खासे पढ़ा रहे थे, उनकी फ़ीस कम कर दी, उनसे कहा बच्चों को शॉर्ट में पढ़ाइए, ठीक है। उनसे कहा गया कि बच्चों को शॉर्ट में पढ़ाइए, उस टीचर ने साफ मना कर दिया कि मुझे शॉर्ट में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। तो वो टीचर वहाँ से उस कोचिंग से चल दिए वो टीचर, ठीक है। उस कोचिंग से वो टीचर चल दिए। तो कहने का मतलब है कि गलती किसकी हुई? अगर बाहर से कोचिंग में टीचर रखा जाता है और वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो कहता है मैं शॉर्ट नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे बच्चों को पूरा कोर्स कराना है, पूरे पैसे अगर कोई कोचिंग वाला नहीं देता तो उसकी गलती है, उसने तो अपनी मेहनत के लेने, फिर वो चल दिए। तो क्या हुआ? केमिस्ट्री भी लड़खड़ाने लगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीचर अच्छा हो वहीं पढ़िए जहाँ टीचर अच्छा नहीं है ना, आपने 1 महीने भी अगर वहाँ माथा कूट लिया तो बहुत बड़ी बात है, आप वहाँ से तुरंत निकलिए। क्योंकि इन सब्जेक्टों को कवर करना आसान नहीं है। ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अच्छा हो तो बहुत आसान है, पढ़ने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट, मैं ये कहती हूँ कि आर्ट भी पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है। आप आर्ट के कॉलेज जाइए, देखिए ना, बड़े बड़े कॉलेज देखिए, वहाँ बच्चों की बैक आ रही है, बैक। ये आर्ट को क्या बना रखा है ना, ज़मीनी लेवल पे मजाक बना के रख रखा है आर्ट को, ठीक है। डांसिंग क्लासें हो गई, सिंगिंग हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब चीज़ों को, हिस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ों को मजाक बना के रखा है। ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, ज़मीनी लेवल पर ये चीज़ें मजाक बना के रखी है कि आप अगर पढ़ने में कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसा लगता है जैसे कि बहुत शरीर से कमज़ोर है। हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कमज़ोर हैं। केमिस्ट्री की किताब कहीं से कहीं कोई कमज़ोर तो है नहीं, उसमें किसी विटामिन की तो कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, जो समझाने में वो फेल तो है नहीं। अगर आपका उस चीज़ में मन नहीं है तो वो बात अलग है, आपका किसी और सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में मन है, हिस्ट्री में मन है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैथ तो आर्ट वालों के लिए भी ज़रूरी होती है। इकोनॉमिक्स लेते हैं ना, तो उसमें आपको मैथ की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और हिस्ट्री में याद करना इतना आसान नहीं होता, कितने सारे उसमें सन होते हैं, वो भी आसान सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में अच्छी खासी एजुकेशन लेनी है तो कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। रफली अगर आपको पास करना है तो आपके लिए साइंस भी बहुत अच्छी, साइंस भी आप रफली पास कर सकते हैं, रफली कोई भी सब्जेक्ट। अच्छा ये बताइए क्या 90+ से ऊपर वाले ही PCM ले सकते हैं? मैं जब स्कूल में थी तो ये बोला गया कि क्या कहते हैं, जिनकी इतनी परसेंटेज है वही साइंस से ले सकते हैं, इतनी परसेंटेज वाले फिर आर्ट में जाइए। आर्ट क्या मजाक समझ रखिए, जिस बच्चे का मन, मेरा तो साइंस में आ गया था नाम, क्योंकि साइंस के नंबर देखे ना उन लोगों ने, साइंस के नंबर देखे कि साइंस में किस बच्चे के क्या नंबर है, उस हिसाब से साइंस मिलेगी। तो बायोलॉजी भी, और सब्जेक्टों की बात नहीं कर रही, और सब्जेक्टों में मेरे उतने, साइंस में मेरे 10th में जितने नंबर स्कूल वाले मांग रहे थे उससे थोड़े से ज़्यादा ही नंबर थे। तो कह सकते हैं उस समय वो कह सक रहे थे, जब 10th पास करने के बाद, तो कह रहे थे कि बायोलॉजी और मैथ दोनों में से किसी में भी मेरा नंबर आ रहा था, साइंस के नंबर, और सब्जेक्टों के नंबर मैं ना बता रही हूँ और बता मैं किसी के भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अपने मतलब स्कूल टाइम की जो लाइफ है उसका एक छोटा सा, अगर किसी का भला हो जाता है उसकी जानकारी से, उस जानकारी से जो मैंने देखा, उस जानकारी से अगर किसी का एक का भी भला हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है।
मैं ये कह दूँगी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। माहौल चाहिए घर में पढ़ने के लिए, माहौल नहीं है तो माहौल बनाइए, नहीं है तो ऐसा नहीं है तो पढ़ ही नहीं सकते हो, नहीं है तो पढ़ ही नहीं सकते हो, आल्ट भी नहीं पढ़ सकते हो। रफली आल्ट में पास हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ जो तुमने आल्ट में मेहनत की है वही तुम साइंस में करोगे तो वही साइंस में आपके नंबर आ जाएंगे। रफली पढ़ोगे तो रफली हर चीज़ में नंबर आ जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि 90+ वाला ही साइंस से ले, 80% हो, 70 हो, 60 हो, सेकंड वाला तो सोचे ही ना। आप अखबार उठा के देखिए, मैंने तो अपने समय के अखबार उठा के देखे जिनके 3rd डिवीज़न आई है, वो फिर 10th में 3rd आई है, और फिर उनकी 12th में क्या है, वो मेरिट में निकल रहे हैं। वो बच्चे मेरिट में निकल रहे हैं। कोई किसी की 3rd डिवीज़न आई है, कोई एक आध बच्चे ही हैं ऐसे, ज़्यादाओं की संख्या नहीं है। ज़्यादा वही आते हैं ऊपर लेवल पर जो क्या कहते हैं, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनमें से एक तो हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं। अगर आपको साइंस नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले तो आप प्राइवेट फॉर्म भरिए, घर बैठ के पढ़ाई कीजिए। कोई कितनी सारी कोचिंगें हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लीजिए, 10th के बाद पॉलिटेक्निक होती है, पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरीके से आप, अगर आपका मन पक्का पीसीएम में है तो आप पीसीएम लीजिए, पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लीजिए, कोई इंग्लिश कोई और कोर्स, छोटे मोटे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अपनी पढ़ाई का माहौल बनाइए। और प्राइवेट, मैं तो ये कहती हूँ जो पीसीएम आपको नहीं दे रहे हैं अगर स्कूल से, तो आप उठिए वहाँ से और प्राइवेट फॉर्म भर दीजिए। मेरा तो यही है कहने का। सरकारी स्कूलों में आप देख रहे हो, न्यूज़ में देख लो आप क्या पढ़ाई हो रही है। कंप्यूटर लगे हुए हैं। हमारा भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, कंप्यूटर खोलना तक आता नहीं था, बंद करना तक आता नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अगर टीचर पढ़ाए तो पढ़ाई भी होती है। हिंदी की टीचर पढ़ाती थी, पढ़ाई होती थी। सभी हिंदी की टीचर नहीं कह रही हूँ मैं। एक मैडम थी, किसी क्लास में आई, वो 12th क्लास में, उन्होंने पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी वो चीज़ भी समझ में आई। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अगर टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको पढ़ाई समझ में ज़रूर आती है, वरना हिंदी भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। एन फ्रैंक की वो कहानी थी, वो समझ में नहीं आती थी, तो वो टीचर ने समझाई, वो सबको समझ में आई। कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, बच्चों की आपस में फुसफुस होने लगी कि ये हमको समझ में ही नहीं आ रही थी, ये चीज़ समझ में आने लगी है। पोयम वो समझाने लगी, पोयम भी समझ में आने लगी। तो मैंने देखा कि जिसको टीचर पढ़ाना चाहे तो वो सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो पढ़ाए तो अगर कोई हमको नहीं पढ़ाता तो हमारी अपनी, क्योंकि भोगना तो हमें पड़ेगा ना, क्योंकि टीचर को तो भोगना नहीं है, उन्होंने तो पढ़ाया। कोई भी स्कूल टीचर है, अगर सरकारी टीचर है तो उनका तो तनख्वाह मिलना फिक्स है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर आपको सपोर्ट नहीं करते, सरकारी टीचर भी करते हैं सपोर्ट। अच्छे, देखो, अच्छे और बुरे टीचर सारे प्राइवेट में भी होते हैं, सरकारी में भी होते हैं। मैंने प्राइवेट में भी पढ़ा है, सरकारी में भी पढ़ा है, मैंने दोनों का, मैं अगर दोनों तरफ से मैं देखूं तो प्राइवेट और सरकारी अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। अच्छे बुरों का अगर कहीं पे एक टैग होता ना तो बुरे तो ख़त्म ही हो जाते है ना, संसार से पूरे ख़त्म ही हो जाते। तो पीसीएम जो है वो 90+ वाला ही नहीं लेगा। ऐसी बात नहीं है कि 90+ वाला ही सब कुछ लेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी 2nd डिवीज़न है, अगर आपकी 40 से ऊपर भी है परसेंटेज, तो भी आप ले सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए। किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी का स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, वो उसके समझ में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो उसने पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या वो नहीं ले पीसीएम? ज़बरदस्ती आल्ट में जाए? नहीं, आल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको आल्ट में आपका मन उसी में है तो जाइए, वरना पीसीएम में इतना बड़ा उसको इशू नहीं बनाना चाहिए उसको कि ये पीसीएम जो है 80% वालों के लिए, ये पीसीएम जो है वो 90% वालों के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नवोदय से 12th पास करके जो लड़की आई थी, उसने मुझे पढ़ाया, वो वहाँ की भी टॉपर थी, और उसके पास बच्चों की लाइन लग गई।
लाइन लग गई उस लड़की के पास, बच्चों की लाइन लग गई, लाइन लगने लग गई उसके घर में बच्चों के पढ़ाने की। अगर वो, और पता है उसने इतना पढ़ाया, मेरा उसने टेस्ट लिया, 0 मार्क्स आए मैथ में। मैं बता दूँ 0 मार्क्स आए, उसने शायद 1 नंबर ऐसे ही दे दिया था शायद, या फिर 0 मार्क्स आए, 0 या 1 ए टू जेड में, और कुछ नहीं। और उसके बाद उसने मुझे समझाया कि मेरे वहाँ पढ़ना है तो अच्छा मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा समझ में आया। तो आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? मैथ मांगती है प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। उसने मुझे बोला कि प्रैक्टिस करो, मैंने प्रैक्टिस करी। उन्होंने कहा इतने कम नंबर नहीं आने चाहिए। जब थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान दिया तो मैंने प्रैक्टिस की। 3-4 दिन के अंदर मेरा टेस्ट लिया, मेरे 20 में से 8 आए। धीरे धीरे मेरे नंबर बढ़ने लगे, 20 में से 12, 20 में से 15, 18। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कहाँ को मेरे को टीचर जो है, जो मेरे को, मैं दीदी बोलती थी उन्हें, वो मेरे से तो बड़ी थी, तो क्या कहते हैं, समझ रहे हो ना कि वो मुझे कैसे, मेरा ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि टीचर जो है, टीचर पे कितना कुछ डिपेंड करता है अगर टीचर अच्छा ढंग का पढ़ाए। और मैंने सुना है कि नवोदय विद्यालय में टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और ये भी सुना है जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाते ट्रांसफ़र भी हो जाता है, और वहाँ अच्छा पढ़ाते ही हैं अधिकतर। तो आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कीजिए। अगर सामान्य घर के हैं तो नवोदय विद्यालय की तैयारी कीजिए, आप अच्छे खासे वहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से अच्छे निकलते हैं, आप निकलने की कोशिश थर्ड से कीजिए। पीसीएम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ बना दी जाती है किसी चीज़ को। जो चीज़ मार्केट में नहीं मिलती है वो चीज़ आपको लगती है कि बहुत ब्रोकली है, वो एक साधारण गोभी नहीं है, वो आपको सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसकी पैदावार ज़्यादा होगी तो वो चीज़ आपको ज़्यादा मिलने लगेगी फिर आपको, वरना वो क्या होगा ना, एक रईसी टाइप की सब्जी हो जाएगी। ऐसी हर चीज़ का है। जब उस चीज़ की, ये जो पीसीएम है ये कोई महाभारत नहीं है, ये इसमें बहुत हिंदी मीडियम वालों के लिए नूतन, और क्या कहते हैं, आर.डी. शर्मा की बुक है, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो आप उन सब चीज़ों से देखिए। और एक बात बता दीजिए, अगर टीचर पढ़ाने वाला नहीं है तो तुरंत टिकट काटिए, तुरंत। कोई ज़रूरत नहीं है माथा कूटने की, ठीक है, माथा कूटने की। और टीचर से ना तो दूरी बनानी चाहिए ना नज़दीकी बनानी चाहिए। मैं बता रही हूँ टीचर से बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं। मैंने खुद सुना है, देखा है। वो अगर आप बच्चा टीचर से ज़्यादा बकवास करेगा वो प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देंगे। ये मैंने सुना ही नहीं है, ये मैंने देखा भी है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देंगे, किसी चीज़ में कर देंगे। तो टीचर से भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की एज नहीं है कि आप टीचर से भिड़े। आप कोई भारत के शिक्षा मंत्री नहीं है जो टीचर को गलत सही समझाए। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी एज ही नहीं है समझाने की कि आप टीचर को समझाए सही और गलत। आपको गलत लगता है, आप विचार विमर्श करिए, घर पर बात कीजिए। अगर किसी मुद्दे पर बात करनी है टीचर के सब बारे में तो बात कीजिए। आपको कोई चीज़ गलत लगता है आप वहाँ से हट जाइए, बस यही बच्चों का काम है। बच्चों का काम है ही नहीं भिड़ने का, भिड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। भिड़ना अच्छे नहीं भिड़ पाते हैं, क्योंकि टीचर अगर चाहे तो लाइफ बना सकता है, टीचर चाहे तो लाइफ ख़त्म कर सकता है। क्योंकि शिक्षा ही जो मेन होती है ना, शिक्षा तो मेन होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो बच्चा क्या कर सकता है, आप कहेंगे टीचर के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई टीचर भी इसको सुने तो मैं टीचर के खिलाफ नहीं बोल रही। टीचर की पावर, एक टीचर तो जानता ही है कि टीचर की क्या पावर होती है। अगर वो सही यूज ना करे तो बच्चे का भविष्य ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे का भविष्य ख़त्म भी हो सकता है। और बच्चा क्या कर सकता है? अच्छा ये बताइए, बच्चे के पास पावर क्या होती है? क्या पावर होती है? एक शैतान ही कर सकता है वो, और उससे ज़्यादा उसके पास पावर क्या होती है? कुछ पावर नहीं होती बच्चे के पास। तो मेरा तो यही कहने का है कि बच्चों को तो माफ़ कर देना चाहिए, या फिर उनकी कितने सारे हमारे धर्म में क्या है, कौन कौन से भगवान हैं? सबसे पहले आते हैं गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। अच्छा, विघ्नहर्ता गणेश जी आते ही क्यों हैं? क्योंकि
विघन हरने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा ही टीचर क्यों नहीं बनते हैं? उनके पास जो बच्चे आते हैं, शैतानी करते हैं, कुछ करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देते हैं? वो क्यों नहीं बन जाते? उनके बच्चों के विघन हरता अगर टीचर बन जाए तो बच्चे जो बदमाशी, बच्चे छोटी मोटी शरारत, बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? टीचर करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे ना, चुलबुले बच्चे ही होते हैं। ठीक है, कोई गलत बदमाशी करे तो उसे समझाना चाहिए, उसे ऐसा समझाना चाहिए कि उसे गलत बदमाशी करने में शर्म आए, है ना, उसे पता होना चाहिए, उसे शर्म आए। इस टाइप से जब बच्चे को हैंडल करो अच्छे ढंग से तो फिर मारने की क्या ज़रूरत है? इतना डांटने की क्या ज़रूरत है? मेंटली टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है ना? बच्चे की अच्छा, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, मुझसे टीचर ने कहा कि आप आर्ट में जाइए। मेरी मैथ कमज़ोर नहीं थी, मेरी और चीज़ में कमी नहीं थी, तो उसने कहा आर्ट में जाइए। अच्छा, मुझसे घर में पूछा गया कि आर्ट, मैंने घर में बताया कि आर्ट में जाने को कहा है, तो घर में आर्ट के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जानते थे, मेरे पिताजी जानते थे कि आर्ट में कुछ नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसका जो मन है वो मैथ में है, इसका जो मन है वो मैथ में है। चाहे ये मैथ में कम नंबर लाए, चाहे ये अच्छे लाए, कुछ भी लाए, ये कैसे भी नंबर लाए, ये पढ़ मैथ ही सकती है भाई, जिसका मन मैथ में है। अच्छा ये बताओ, मैं अगर कोई बच्चा कम नंबर लाता है तो आप उसे आर्ट में डाल दीजिए, तो आपको क्या लगता है जो साइंस में है वो सब 90 प्लस कर रहे हैं? नहीं, वो 90 प्लस कर रहे हैं। किसने कहा वो 90 प्लस है? सब के सब 90 प्लस है। अच्छा ये बताइए, सब 90 से ऊपर और 90 प्लस ही है? नहीं, वहाँ साइंस के क्लास में भी कोई बच्चा फेल होता है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ फेल नहीं होता है। दूसरे साल फिर पढ़ता है, फिर तीसरे साल भी फेल होता है, फिर प्राइवेट भी पढ़ता है, वहाँ भी ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ, और अच्छा आर्ट में आपको क्या लगता है सब घोंचू टाइप के बच्चे हैं? नहीं, वहाँ टॉप करने वाले बच्चे बैठे हैं, वहाँ है टॉप करने वाले बच्चे, वहाँ 80% बच्चे हैं, वहाँ 90% लाने वाले बच्चे हैं, 90 प्लस ऊपर भी लाने वाले बच्चे हैं। अच्छा आपको कुछ नहीं आता, मैंने अधिकतर देखा गया, आपको कुछ नहीं आता, आप आर्ट साइड ले लीजिए, ठीक है, आर्ट को आपने घोंचू समझ रखा है, आर्ट साइड में आप ले लीजिए, आर्ट साइड में आप बैठ के, वहाँ टॉप करने वाला बच्चा नहीं है, होगा क्या आप उसको कवर कर पाएंगे? नहीं कवर कर पाएंगे आप उसको, उस बच्चे को कवर करना आपके लिए मुश्किल होगा, उस बच्चे को आप पछाड़ सकते हैं? आप साइंस से आए हैं तो क्या आपको क्या लगता है वहाँ घोंचू बैठे हैं, सब के सब गधे बैठे हैं? वहाँ नहीं बैठे हैं, वहाँ गधे एक से एक बैठे हैं, वहाँ भी एक से एक बैठे हैं, वहाँ भी आप पिछड़ जाओगे। आपको क्या लगता है जो जितने घोंचू हैं वो सब आर्ट में? मैं एक ज़मीनी लेवल की सच्चाई बता रही हूँ, और जो ऊपर है जरा बड़े बड़े कॉलेज को देखिए, वहाँ आर्ट में भी इंसानों के पसीने आ जा रहे, पसीने निकल जा रहे हैं वहाँ जो साइंस में जो यहाँ साइंस में कहते हैं ना PCM, मैंने तो PCM सरकारी में पढ़ा है, तो मैं ये कह रही हूँ जो सरकारी के बच्चों को मैंने देखा है, वो आर्ट के जो PCM वाले होते हैं वो आर्ट के बच्चों को घोंचू समझते हैं, ठीक है। अगर उन्हीं साइंस वाले बच्चों को ना बड़े बड़े कॉलेज दिखा दिया जाए तो वो पसीना पसीना हो जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा आर्ट की क्या कीमत है। आर्ट की बहुत बड़ी कीमत है, आर्ट इतना आसान नहीं है, ये डांसिंग, ये सिंगिंग, ये इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें बहुत तन मन धन से डांस करना पड़ता है, बहुत तन मन धन से एक्टिंग करनी पड़ती है। हमसे एक फ़ोटो खींचने वाला कहता है सीधे खड़े होइए, आपसे एक सीधे खड़े नहीं हुआ जाता, एक अच्छी फ़ोटो नहीं ली जाती है। और एक्टिंग करना, ये डांसिंग करना, ये सब चीज़ें आर्ट के अंदर आती है। क्या ये मजाक बात है? ये जो स्टार बन रहे हैं, ये सब कुछ बन रहे हैं, ये सब आर्ट की सब्जेक्ट, अधिकतर आर्ट से ही बनते हैं, लेकिन साइंस से भी बनते हैं। लोग आर्ट में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी साइंस का कोई काम उतना नहीं होता, लेकिन साइंस हमारे दिमाग में होती है, काम आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे साइंस हमारी लाइफ में काम नहीं होती है, साइंस से रिलेटेड भी मूवी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि आर्ट जो है वो मजाक नहीं है, ना साइंस मजाक है, मजाक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ज़मीनी लेवल पर आर्ट को क्या बना रखा है, जितने भी घोंचू और भौदू टाइप के बच्चे हैं वो सब आर्ट में जाइए। नहीं, कोई आर्ट इतना मजाक नहीं है कि आप उसको मजाक में लो।
नहीं, मजाक नहीं है आर्ट। पीसीएम लीजिए, ऐसी बात नहीं है। पीसीएम लीजिए, पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाने वाला टीचर तो आप बचपन से ही अच्छा ही ढूंढिए हमेशा। जब भी अगर बच्चे को अगर 2 रोटी भी कमानी है तो अच्छा, जितना भी पढ़िए अच्छा पढ़िए, बेकार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और माथा कहीं पर खींचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, माथा खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और केमिस्ट्री में भी समझाया जाता है, याद करने वाली चीज़ें बहुत कुछ होती है, लेकिन बिना समझे याद कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बिना समझे कोई भी याद कर रहा है वो बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। इस लेक्चर को ये मेरे जो जीवन में है, मैंने जो देखा है, जो सुना है, जो मैंने अपने लाइफ में पाया है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो अच्छी जगह पढ़िए, वरना ऐसे किसी के सिर ऐसे रट के तो देखो, रटना तब सही लगता है जब आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आप रट रहे हो, ये गलत है। ये आपको कहीं ना कहीं डुबा के ले जाएगा। अगर आप इससे पास भी हो गए, अच्छे नंबर भी ले आए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, कुछ सुपर नहीं कर सकते हो। ये है कहने का मतलब। आप पहले समझिए, उसके बाद आप रट लीजिए, कोई बात नहीं। आप उसके बाद रटने का स्टेप फिर आता है, पहले आता है समझने। बिना समझे खाली रट ले रहे हो, ये कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। आप पीसीएम लीजिए, कोई महाभारत, पीसीएम में क्या है, कुछ नहीं है। ऐसा इशू बना रखा है ज़मीनी लेवल पर, तो पीसीएम ऐसी चीज़ है मानो जैसे कोई हीरा। पीसीएम ऐसे बना रखा है जैसे हीरा, और आर्ट ऐसे समझ रखा है जैसे लोहा। आर्ट को लोहा बना रखा है ज़मीनी लेवल पर, और ऊपर के लेवल के जरा क्लास के जरा अगर कोई देख सकता है, बड़े बड़े कॉलेजों को देख सकता है। चलो मैं आपको बताती हूँ, लॉ कॉलेज को लीजिए, आप बड़े बड़े लॉ कॉलेज को लीजिए जो बड़े बड़े शहरों में हैं। उत्तराखंड से जो बाहर के कॉलेज है, उत्तराखंड से बाहर के कॉलेज, उसके लॉ कॉलेज को पकड़िए, ज़रा वहाँ के लॉ कॉलेज को पकड़िए, इधर उधर ढूंढिए, सर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा पीसीएम क्या, आर्ट के में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बेकारी है, मजाक नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना, उसमें अच्छी एजुकेशन लेना, कोई भी एजुकेशन लेना मजाक नहीं है। मुझसे तो ऐसा कहा गया कि आप आर्ट में जाइए। अच्छा, आर्ट में जाइए, इंग्लिश कमज़ोर है तो आप आर्ट में जाइए, क्योंकि आगे चल कर के साइंस जो है वो इंग्लिश में ही होने वाली। मैं तो कहती हूँ आगे चल के साइंस क्या, आर्ट भी इंग्लिश में होने वाली है। आगे चल के आर्ट भी इंग्लिश में होने वाली है। अगर अच्छा, बैंक का आप फॉर्म भरते हो, किस में भरते हो? अच्छा, आप ये देखिए, नमक का जो पैकेट आता है वो किस में लिखा होता है? हिंदी में लिखा हुआ आता है क्या? नहीं। इंसान को अगर नमक भी खाना है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है पूरा नमक में। नमक का कोई सा भी पैकेट उठा लीजिए, टाटा, जिसका भी उठाना है उठा लीजिए, उसका पैकेट पढ़िए, सारा इंग्लिश में है, सारा इंग्लिश में। अच्छा, साधारण ज़मीनी लेवल का इंसान जो मजदूर है उसको भी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? नमक का पैकेट ही इंग्लिश में है। नमक, मिर्च, हल्दी, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। नमक तो हमारी बेसिक चीज़ है ना, उसका पैकेट तो आपने क्या कहते हैं, किस में लिख दिया है? इंग्लिश में लिख दिया है। तो इंग्लिश तो आनी, आर्ट लो, साइंस लो, एजुकेशन अच्छी लेनी है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। अब इंग्लिश बच्चे को नहीं आ रही है तो क्या कर रहा है वो आपके? ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। उसके साइंस में देखिए, उसका मन देखिए, उसको परखिए तो सही है। अब मैंने घर में बोला कि मुझे साइंस से नहीं मिल रही है, ठीक है, साइंस से नहीं मिल रही है, तो मुझसे पूछा गया क्या क्वेश्चन कि क्यों नहीं मिल रही है, तो मैंने ये बोल दिया कि मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए मेरे को नहीं मिल रही है साइंस। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अच्छा नहीं मिल रही है तो ये बताओ कि आर्ट में क्या इंग्लिश नहीं है? मैंने कहा है इंग्लिश आर्ट में। अच्छा, वही इंग्लिश है कि उससे सरल इंग्लिश है? मैंने कहा वही इंग्लिश है, सेम टू सेम वही इंग्लिश है। तो मेरे पिताजी ने बोला ये कहाँ का न्याय हुआ, वहाँ भी वही इंग्लिश है, वहाँ भी वही इंग्लिश है, बच्चा आर्ट में जाए क्यों? मैथ में उसका मन है
मैथ वो पढ़ सकता है, हम अपने बच्चे को अच्छे ढंग से जानते हैं कि वो मैथ पढ़ता है, मैथ उसको समझ में आती है, और मैडम उससे कह रही आर्ट में जाइए। आर्ट में क्यों जाइए? तो मुझे तो घर से ऑर्डर दिया गया है कि बिल्कुल भी आर्ट में बैठने का नहीं। और पता है आपको पता है, मैंने आर्ट में मैं बिल्कुल नहीं बैठी। घर का मैंने अपने पिताजी का जो उनकी आज्ञा का पालन किया, मैं साइंस में बैठ रही। और मुझे इतना सुनना पड़ा टीचर से, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगी, सरकारी टीचर, मुझे इतना सुनना पड़ा, मुझे डिप्रेशन हो गया। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं ये आप सबको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था उस समय कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जाऊँ कहाँ। इतना गंदा सुनाती थी टीचर, इतने सारे टीचर देखे मैंने सरकारी में, इतने सारे टीचर देखे, मैं किसी के बारे में नहीं करी। तो मैं नहीं पढ़ाना है, मत पढ़ाइए, बच्चे को डिप्रेशन में मत डालिए भाई, तुम बच्चे की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। उन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, और वो डिप्रेशन मुझे बाद में समझ में आया कि वो चीज़ हमें सामान्य इंसान को तो पता ही नहीं होता है कि डिप्रेशन होता क्या है। जब तक वो बड़ा होता है ना, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसको समझ में आता है, अरे मैं उस समय डिप्रेशन में था, इसे डिप्रेशन कहते हैं। ये चीज़ समझ में आती है। जो सामान्य लेवल के मतलब होते हैं, उनको तो ये डिप्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं पता होती है, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन जो होता है ना, ऊपर लेवल के जो हाई क्लास वाले लोग होते हैं, वहाँ डिप्रेशन का मतलब उन लोगों को पता होता है। और जो हम लोगों को डिप्रेशन होता भी है तो भी पता नहीं चलता है कि डिप्रेशन चीज़ ही क्या है। साधारण इंसान की, मिडिल क्लास की, अब तो सबको पता चलने लग गया। उस समय किसी को पता नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है। हम डिप्रेशन में, हमको खुद नहीं पता था, हमको इतना पता था हम परेशान हैं बस। और वो टीचर का आधा घंटा मुझे ऐसा लगता था जितने सारे पीरियड है ना, उतने सारे पीरियड मेरे लिए निकालने, उतने सारे पीरियड पढ़ने बहुत आसान थे, खेल था। लेकिन उस टीचर का वो पढ़ना मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास था। मेरे को ऐसा लगा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो रखा है। वो मुझे एक कहते हैं ना, जो दुख होता है, वो जो समय होता है, वो बहुत कष्ट से कटता है। अच्छा, अगर ऐसे ही मुझे मैथ वाली टीचर जो बच्ची नवोदय से पढ़ के आई थी, जिसको मैं दीदी बोलती थी, मुझसे बड़ी थी काफ़ी, तो मैं दीदी बोलती थी। अच्छा, वो भी अगर मुझे ऐसे ही पढ़ाती, उस समय मेरे 0 मार्क्स आ रहे थे उनके वहाँ, 0 मार्क्स आए, फिर उसके बाद 8 आया, फिर उसके बाद 11-12 ऐसे ही आने लगे, फिर 15 आया, फिर 18 आया। तो वो ये लेवल ग्राफ बढ़ा कैसे? उसने भी तो पढ़ाया, उस टीचर ने भी तो मुझे पढ़ाया, 0 से मुझे 18 तक का ले गई है ना। 20 में से 18 नंबर आए, टेस्ट होते थे वहाँ हर संडे टू संडे, तो मेरे को 20 में से 18 कैसे ले गई वो? ना उसने मुझे नाइन्थ में पढ़ा मैंने उनके वहाँ, फिर 10th में मैंने उसी टीचर की पढ़ाई हुई किसी और साथ वाली की बच्ची की नोटबुक ली, उससे पढ़ा मैंने, तब जा कर के मैं पढ़ पाई। मेरा कहने का मतलब है, अगर अच्छे टीचर के नोट्स भी इतने पावरफुल होते हैं ना, वो आपके सामने नहीं बैठा है, फिर भी आपकी ज़िंदगी बना देगा। उसकी जो नोटबुक है ना, वो आपकी ज़िंदगी बना देगी। उसकी जो नोट्स है ना, वो इतने अच्छे होंगे, इतने क्लियर होंगे, उसका एक एक शब्द बोलेगा, एक एक शब्द आपको पढ़ाएगा। ऐसा होता है अच्छा टीचर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो टीचर जो है ना, वो पूरे अपने नवोदय विद्यालय की टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी, फर्स्ट टॉपर थी, मुझे नहीं पता, लेकिन टॉपर थी, जो भी है अपनी क्लास में टॉपर थी। और उसका एक एक शब्द बोल रहा था, एक एक शब्द समझा रहा था मुझे। जब मैंने 10th में किसी से नोटबुक ली, वो तो अपना कोर्स करने के लिए चले गई बाहर, क्योंकि अच्छी थी पढ़ने में, निकल गई कहीं सरकारी में और कोर्स करने के लिए चली गई। तो वो तो उनका एक एक शब्द बोलता था, मुझे पढ़ाता था उनका शब्द। मैं कोचिंग जाती थी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कोचिंग कैसे छोड़ूँ तो फिर कहाँ जाऊँ। तो ये सब बच्चों के लिए जो होता है ना, उस समय बहुत बहुत ही कठिन समय होता है कि
किससे एडवाइस ले, क्या ले, तो इसी समय आपको डिसीजन करना होता है। अच्छा, उनका एक एक शब्द मैं पढ़ती थी, मैं मैथ में समझने की कोशिश करती थी, मुझे ऐसे समझ में आता था, मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता उनका एक एक शब्द बोलता था, मुझे ऐसा लगता था टीचर मेरे सामने ही बैठी है। और पता है आपको सच नहीं आएगा, वो नोटबुक को मैं अपने सीने से लगा लेती थी, मुझे इतनी अच्छी लगती थी वो उनकी नोटबुक। उस नोटबुक के नोट्स मुझे इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मतलब बच्चा कभी भी टीचर से नफ़रत नहीं करता है, बच्चा जो होता है ना कभी भी टीचर से नफ़रत नहीं करता। अब मैंने तो यही देखा है कि बच्चे 99.9 बच्चे कभी टीचर से नफ़रत नहीं करते। बच्चों को नफ़रत करनी आती ही नहीं है, उन्हें सिखाता कौन है नफ़रत करना? अगर आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं करोगे बच्चे से, तो नफ़रत करना कौन सिखा रहा है? गलत व्यवहार करोगे तभी तो ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चे तो मन के साफ़ होते हैं, मैं 100 बातों की, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है, और जो उनके दिमाग में भरता है वो कोई सामने वाला ही भरता है, कोई और नहीं भरता। टीचर अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ भरने लगेगा, है ना। अधिकतर ऐसी होता है, बच्चे अधिकतर मन के सच्चे होते हैं, और टीचरों से उलझने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी एज ही नहीं है कि टीचर को आप ये बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप की चीज़ कुछ भी बताओ ना। आपकी एज ही नहीं है टीचर को सही गलत बताने की। या तो आप वहाँ से हटिए, स्कूल से हटिए, या कोचिंग है तो कोचिंग से हटिए, ट्यूशन है तो ट्यूशन से हटिए, सही ढंग की जगह पे अपना पढ़िए लिखिए। और पीसीएम कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, टाटा बिरला नहीं है पीसीएम, जो पीसीएम को ऐसे बता दिया जाता है कि इसे हाई क्वालिटी के बच्चे ही लेंगे। नहीं, बस मेहनत करनी आनी चाहिए आपको, लेंगे। वहाँ पीसीएम की क्लास में भी बच्चे फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चे फेल नहीं होते। बीएससी में और ज़्यादा लेवल हाई होता है, वहाँ भी बच्चे फेल होते हैं। बीएससी जो होती है वो भी पीसीएम वाले ही लेते हैं, तो वो वहाँ भी बच्चे फेल होते हैं। इसमें कोई पीसीएम में कोई इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं कि पीसीएम इसको ऐसे इशू बना रखा है, पता नहीं पीसीएम हो गया कि अंबानी हो गया। ऐसा लग रहा है पीसीएम एक इतना तो अंबानी को भी नहीं होगा। अपने वहाँ जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना फलों से लदता है, उतना सौम्य होता है, उतना उसमें शालीनता आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीसीएम को इतना बड़ा इशू। और फिर मुझे इस टाइप से कहा गया कि आप आर्ट में जाइए। जब मैं आर्ट में नहीं गई, जब मैं टीचर के कहने पर भी आर्ट में नहीं गई, तो उसी टीचर ने मुझे इतना सुनाया, पूरे बच्चों के सामने इतना सुनाया और मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। पहले तो मेरे को टाइफाइड हुआ, और फिर उसके बाद टाइफाइड जब मुझे टाइफाइड हुआ तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब मेरी तबीयत बिगड़ गई तो मेरी पढ़ाई भी ढीली हो गई, ऊपर से पढ़ाने वाला कोई टीचर सही ढंग का नहीं, फिर ऊपर से स्कूल में टीचर से मुझे सुनना पड़ा। जब भी उस टीचर का लगता था, चुपचाप मैं खड़े हो जाती थी, सिर्फ चुपचाप खड़े हो जाती थी। अच्छे ढंग से रीडिंग नहीं कर पाना, अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाना। अच्छा ये बताइए, 6 से लेके बच्चा 9th में आ गया तुम्हारे, अच्छा ये बताइए सरकारी स्कूल में बच्चों को ना रीडिंग करनी नहीं आ रही है। ये न्यूज़ में भी आ रहा है, कोई न्यूज़ खोल के देखिए ना कहीं की, तो न्यूज़ों में भी आ रहा है कि बच्चे को रीडिंग करनी नहीं आ रही, बच्चे को ये करना नहीं आ रहा है, बच्चे को वो करना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा है। ये देखिए, और अच्छा पढ़ाने वाला टीचर हो ना तो बच्चे को सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिमाग नहीं है। और मैथ जिसको समझ में आ रही है उसके पास तो दिमाग है ही है, उसके पास तो लिख करके ले लो, उसके पास 100% दिमाग है। जिसके दिमाग में मैथ आ रही है, तो मैथ तो समझने वाला ही सब्जेक्ट है, रटने वाला कुछ भी नहीं है। एक उसमें फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, फॉर्मूले भी ऐसे होते हैं कि वो भी प्रूव किए जाते हैं, वो भी निकाले जाते हैं, फॉर्मूले निकाले जाते हैं। फॉर्मूलों को भी आप क्या कहते हैं, फॉर्मूलों को भी निकाला जाता है, उसमें निकाला जाता है। ऐसे मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूले निकाले जाते हैं, और हाँ, उन फॉर्मूलों को किसी चीज़ में अप्लाई करना है तो मैं सबसे कम याद करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ है, जिसमें ना के बराबर चीज़ें याद की जाती है, सिर्फ सॉल्व की जाती है, सिर्फ पढ़ाई। और फिजिक्स में आधी मैथ है,
फिजिक्स में आधी मैथ होती है, केमिस्ट्री में याद करने का थोड़ा बहुत हो सकता है, मेरे को इतना हाई लेवल का नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना पता है केमिस्ट्री में थोड़ा याद करने वाला है। ऐसी बायोलॉजी में याद करने का और ज़्यादा है, और इंग्लिश के वर्ड सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में है, बहुत ज़्यादा। हिंदी में बच्चे लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश में ही है। और इंग्लिश तो साइंस से क्या, आर्ट वाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने कुछ बनना है। हाँ, अगर आपको क्या कहते हैं रफली पढ़ना है, रफली डिग्री पास करनी है और फिर कुछ करना नहीं है, हल्का फुल्का कुछ भी, तो या कुछ करना नहीं है, खाली डिग्री लेनी है, तो रफली आप तब आप किसी में भी जाइए, रफली कुछ भी पास हो सकता है, आर्ट भी और साइंस भी, रफली कुछ भी पास हो सकता है। और बिना, अगर आपको जैसे मैथ है, मैथ में क्या करना है, मैथ में क्या है, प्रैक्टिस करनी है बस और कुछ नहीं। लिखने का काम ज़्यादा होता है, पेन ज़्यादा चलानी है तेज, और कुछ नहीं करना है, ये होता है। और सब्जेक्ट क्या है, उसमें फिजिक्स में भी पेन चलानी पड़ती है, उसमें भी आधी मैथ है फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, उनके मतलब सवालों को न्यूमेरिकल कहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कलम चलानी पड़ती है, कम चलानी पड़ती है पर चलानी तो पड़ती है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपके थोड़ी सी आपको ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, तो फिजिक्स में बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तिरछे मिर्चे, है ना, त्रिभुज टाइप के, इस टाइप के, इधर से किरण आ रही है, उधर से किरण आ रही है, लाइट वाइट का, ये सब चीज़ें फिजिक्स में आ जाती। तो मुझे तो लाइट ही इसमें अच्छा लगता था, है ना, इसमें लाइट जो चैप्टर था वही मुझे अच्छा लगता था अधिकतर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीसीएम कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आपका मन है, आपको समझ में आता है, तो आपके 40% भी है, आप लीजिए पीसीएम। अच्छा, आपका मन नहीं होगा तो आप कैसे लेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट, किसी के कहने पर मत आइए और लीजिए पीसीएम ही लीजिए। 100% नहीं मिल रहा है ना, प्राइवेट पढ़ लीजिए, प्राइवेट फॉर्म भरिए और लीजिए, पीसीएम ही लीजिए, प्राइवेट फॉर्म भर लीजिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में आपको पता ही होगा कितनी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती भी है, सरकारी क्या, पढ़ाने वाले सरकारी में सबसे कम पढ़ाई होती है, सबको पता है ना, सरकारी में सबसे कम पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद प्राइवेट, अगर कोई अच्छा हो गया तो वहाँ पढ़ाई होती है, सरकारी में सबसे कम पढ़ाई होती है। देखो, अच्छे स्कूल में पढ़िए, 12th तक जिसने अच्छे स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद ज़िंदगी बच्चा खुद बनाना सीख जाएगा, खुद ही बनाना सीख जाएगा। बच्चे को बस 12th तक अच्छे स्कूल में पढ़ा दीजिए, वो बच्चा खुद अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू कर देगा। माँ बापों के पास एक पैसा नहीं है, बच्चे पैसा बनाना भी सीख जाएगा, बच्चा सीख जाएगा, पैसा कमाना भी सीख जाएगा, कैसे क्या करना है, मेहनत करना सीख जाएगा। अच्छा, बच्चा मेहनत तभी तो करेगा ना जब उसको कुछ आता होगा, जब उसको आता ही, किस चीज़ पर मेहनत करेगा, कैसे मेहनत करेगा, सब कुछ तो। अच्छा, कौन सा कोर्स, डॉक्टर का कोर्स हिंदी में है कि इंजीनियरिंग का कोर्स हिंदी में है, क्या है, एक नमक का पैकेट तक तो हमें हिंदी में देखने को मिलता नहीं है, तो क्या है हिंदी में। देखो, हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कविताएं जितनी भी कहती हूँ, अपनी लैंग्वेज है, हिंदी है, मेरी मातृभाषा है, मैं उसमें कहती हूँ, मैं हिंदी को गलत नहीं कहती हूँ। मैंने भी हिंदी अच्छे बड़े बड़े नेताओं को बोलते हुए देखा है, तब जा कर के उनसे भी मैंने सीखा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको मैंने अच्छी खासी कविताओं को, उनका बोलना, मैं बचपन से उनको देखती थी, कितना प्रभावशाली बोलते हैं वो, कितना अच्छा बोलते हैं। तो ऐसे मैं कुछ नेताओं को, और कुछ नेता तो मैंने अभी भी देखे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, क्या कहते हैं, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, समझ में आए या ना आए, शब्द उनके आकर्षित करते हैं, अच्छी बोल लेते हैं, जी करता है हम भी बोले। लेकिन ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आए या ना आए, हमें आए या ना आए, हमारी इच्छा तो है ना, हम उस ओर आकर्षित होते हैं, अच्छे शब्दों की ओर हर कोई आकर्षित होता है। अटल बिहारी वाजपेयी इतना अच्छा बोलते हैं, मोदी जी इतना अच्छा बोलते हैं, तो इन लोगों के शब्द की ओर आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है ना। तो अच्छा बोलते हैं, अच्छी चीज़ें सीख लो, किसी भी नेता से, किसी से भी अच्छी चीज़ सीख लो, दुश्मन से भी सीख लो अच्छी चीज़, अगर कोई दुश्मन है उससे भी सीख लो अच्छी चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, और मैं ये कहूँगी कि कोई भी टीचर हो,
कोई टीचर अगर इस वीडियो को सुने या कोई भी सुने किसी के घर में टीचर, तो मैं ये कहूँगी कि कृपया करके दूसरे के बच्चे को कभी भी, अपने क्या दूसरे क्या, लोग डालने वाले डिप्रेशन में अपने बच्चों को भी डाल देते हैं। मैं कहूँगी दूसरे के, अपने के, तीसरे के, किसी के भी बच्चे को कभी भी डिप्रेशन में मत डालिए। बच्चे को समझिए, बच्चे के अंदर तुम्हारे लिए ना कोई भी बैर नहीं है। वो बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा है, जब वो पैदा होता है उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उसके दिमाग में, ठीक है। उस बच्चे के दिमाग में आपके लिए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बच्चे के दिमाग में क्या हो सकता है, टीचर के लिए क्या बैर हो सकता है, कुछ भी दिमाग में नहीं होता उसके। तो टीचर जैसा बनाएगा, पेरेंट्स जैसा बनाएंगे, वो वैसा ही बनेगा बच्चा। तो बच्चे को डिप्रेशन में मत डालिए। मैं ये कहूँगी दूसरे की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा, दूसरे की क्या, अपने बच्चे की ज़िंदगी में भी को भी डिप्रेशन में मत डालिए। बच्चे को पढ़ाइए ना, पहले आप बच्चे को पढ़ाइए, समझाइए, उससे पूछिए क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ उसको कठिन लग रही है, क्या उसका रूटीन है पढ़ने का। ऐसे करके अगर बच्चे को समझा जाए तो फिर बच्चा क्यों ना पढ़े, है ना। बच्चा पढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो और ये PCM जो है ना, इसको बहुत इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 90+ लेगा, 20 इस प्लस लेगा, ये प्लस लेगा, वो प्लस लेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 40% वाला भी ले सकता है, कोई वो नहीं है। रफ हर सब्जेक्ट को रफली भी पढ़ा जाता है और हाई लेवल पर भी पढ़ा जाता है। आप जैसा पढ़ेंगे फिर वैसा आगे को आपको चलना, वैसे आपको उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। अब टीचर अच्छा पढ़ाने वाला ना मिले तो बच्चों का तो सिर दर्द हो जाता है ना। तो जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता उसको छोड़िए, उसको छोड़िए। मेरा तो यही कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी से जल्दी छोड़िए, क्योंकि खाली पैसा तो वेस्ट नहीं जाएगा, कम से कम वही पैसा कहीं और लगाइए। और एक बात बता दूं कि अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, कोई साल किसी का ख़राब हो गया है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने साथ वालों को देखने की कि वो कहाँ को निकल गए हैं, वो कहाँ को निकल गए हैं और हम कितने, देखो पीछे हो गए हो, कोई बात नहीं, अच्छा लाइन दोबारा से पकड़ लीजिए, मिल जाएगी। रेगुलर फॉर्म नहीं भर सकते, प्राइवेट फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। लेकिन अपनी ज़िंदगी जितनी भी पढ़ाई करो, थोड़ी सी करो, ज़्यादा करो, जितनी करो उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। फिर उसके बाद आप दौड़ सकते हो, समझ रहे हो, आप दौड़ सकते हो उसके बाद। और उससे अगर आपको दौड़ना है ना, तो रुकना भी सीखना होगा। रुकना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको फेल होना सीखना है, नहीं। अगर आप रुक गए हो तो आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये शर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फेल हो गए, हम शर्म करें। कौन सा पाप कर रखा है जो फेल हो गए। अच्छा, एक बार एनालिसिस कीजिए, खुद की जांच कीजिए कि आप फेल कैसे हुए। क्या आप अकेले हकदार थे उस फेल होने में, अकेले आपका ही मतलब आपका ही पूरा कसूर है फेल होने में। अच्छा ये बताइए, जिनकी परसेंटेज हाई आती है उनके कभी देखे हैं इंटरव्यू, हमारी वो क्या इंटरव्यू देते हैं, हमारी सहायता किसने की। वो अपनी सक्सेस के पीछे टीचर का हाथ बताते हैं, अपनी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का हाथ बताते हैं ना, या कोई अपने मामा का बताता है, कोई अपने चाचा का बताता है, अगर किसी के हो गए तो फैमिली में किसी ने साथ दे दिया किसी का, तो ऐसे करके बताते हैं। तो आप ये बताइए, जब सक्सेस के पीछे हाथ है किसी का, तो जब हम सक्सेसफुल नहीं होते तो उसके पीछे भी तो हाथ है किसी का। हमें अच्छे टीचर नहीं मिला, हमको अच्छा माहौल नहीं मिला, हमें कोई अच्छा समझने वाला नहीं मिला, सक्सेस के पीछे हाथ हो सकता है। तो क्या कहते हैं, जो नीचे गिर गया, जो फेल हो गया, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, उसके पीछे भी हाथ है। जरा जांच करो ना, अपनी जांच खुद करो ना, तो तब पता चलेगा कि आपके सक्सेस नहीं होने के पीछे भी हाथ है। अगर सक्सेस होने के पीछे हाथ हो सकता है तो नहीं होने के पीछे भी हाथ हो सकता है ना। कोई पैदाइशी होशियार नहीं बनता, कोई पैदाइशी बुद्धू नहीं बनता, इसलिए हाथ होता है। बस आप जो सक्सेस नहीं होता है वो सारा कसूर अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने ही पढ़ाई नहीं करी, मैंने ही ये नहीं किया, मैंने ही वो नहीं किया। अच्छा, तुम्हें अच्छा टीचर मिला पढ़ाने वाला, तुम्हें अच्छा समझाने वाला मिला, अच्छा तुमको मार्गदर्शन करने वाला मिला,
क्या आपको समझाने वाला मिला कि आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका आगे भविष्य क्या होने वाला है? क्या आपको ऐसा कहने वाला मिला? क्या आपको ऐसा बहुत ही 1% 2% ऐसा होता होगा कि आपको सब कुछ सही मिला और आप गलत निकले? ऐसा सिर्फ 1% 2% होता होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अधिकतर सक्सेस के पीछे अगर हाथ है तो अगर सक्सेस नहीं हुए हो उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ है। अब जब सक्सेस नहीं होते तो हमारा हो जाता है सारा कसूर। कोई भी बच्चा सोचता है कि हमारा कसूर है, मेरा ही कसूर है सारा, और जो सक्सेस हो रहे हैं उनके पीछे इतनों का हाथ है। कभी उनके इंटरव्यू पढ़े हैं? कभी उनके इंटरव्यू पढ़ो ना, तो तब पता चलेगा आपको कि क्या हो, सक्सेस के पीछे इतने हाथ होते हैं, कितने हाथ होते हैं उनके और उससे भी जितने वो बता रहे हैं उससे भी ज़्यादा हाथ होते हैं सक्सेस के पीछे। माहौल होता है, पेरेंट्स होते हैं, टीचर होता है, किसी की सिस्टर होती है, किसी का ब्रदर होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, हाथ होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप पीसीएम को, कोई भी ज़मीनी लेवल की सच्चाई तो यही है, पीसीएम को ऐसा बना रखा है पूछो ही मत। जैसे कोई हाई क्लास का होता है ना, जैसे पीएम मोदी आ जाए तो वो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, देश को चला रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा लगता है पीसीएम ले लिया, आप भारत के प्रधानमंत्री हो। और भारत के प्रधानमंत्री भी इतनी ईगो नहीं करते होंगे जितना पीसीएम वालों में ईगो रहता है। अभी बायोलॉजी जो लेते हैं बच्चे वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अब पता नहीं कैसे होते हैं, बट मेरे जो साथ के थे वो पीसीएम वाले, उनके दिमाग अलग ही थे, उनके दिमाग हाई रहते थे। और जो बायोलॉजी वाले थे, अधिकतरों की बात कह रही हूँ, सबकी बात नहीं कह रही हूँ, अधिकतर के, और जो बायोलॉजी वाले थे वो सॉफ्ट थे। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर होता है वो सॉफ्ट होता है, वो आपसे, अधिकतर जो डॉक्टर होते हैं वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, और ऐसी पीसीएम जो बायोलॉजी वाले थे वो हमारी क्लास में ही बैठते थे, एक ही क्लास में बैठते थे बायोलॉजी मैथ वाले। तो जो मैथ वाले बच्चे थे उनके दिमाग हाई रहते थे, पता नहीं किस देश के प्रधानमंत्री थे सब के सब, अधिकतर की बात बता रही हूँ। और जो बायोलॉजी वाले थे वो सॉफ्ट थे, और जो आर्ट वाले थे उन्हें खुद की, क्योंकि उनको ऐसा बना दिया गया था, मैं सरकारी की बात कर रही हूँ, सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने पहले प्राइवेट में भी पढ़ा है, फिर सरकारी में पढ़ा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकारी वाले बच्चे अपने आप को, और जो आर्ट वाले थे उनको कोई होश ही नहीं थी, क्योंकि आपको अगर पहले ही रफली आपसे कह दिया जाए आर्ट कुछ नहीं आता, आर्ट में जाइए, जब तुम आर्ट को सामने वाला टीचर रफली बना दे, समाज रफली बना दे, तो वो चीज़ में इंसान को लगता है कि मैं बैठा ही ऐसी जगहों पर हूँ जहाँ पर मैं आवारागर्दी कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ तो कुछ नहीं है, वो अपनी कदर खुद ही करना भूल जाता है। जिस चीज़ की कदर हो, जिस पद की कदर होती है उसकी कदर उसमें बैठने वाला भी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा नज़रिया अपना बढ़ा दीजिए, अपना नज़रिया आप बढ़ा देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पसीने छूट जाते हैं आर्ट में भी। और आर्ट से भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी लेवल के पीसीएम वालों की बस की बात भी नहीं है, जहाँ पर पहुँचना, ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट में सब चीज़ अपनी अपनी जगह पर अच्छी है, किसी भी चीज़ को करना इतना आसान नहीं है। पीसीएम बस क्या है, आपसे मेहनत मांगता है। सबसे ज़्यादा आपको कलम चलानी आनी चाहिए, आपको पेन चलानी आनी चाहिए नोटबुक में सबसे ज़्यादा। फिजिक्स में आपको मिलेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल, मैथ में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, केमिस्ट्री में फिर सबसे कम केमिस्ट्री में मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ भी मिलेंगे। फिजिक्स में तो आधी मैथ ही मैथ होगी। तो पीसीएम को इतना बड़ा इशू मैं ना समझती हूँ, मैंने भी लिया है, मैं नहीं समझती हूँ कि पीसीएम इतना बड़ा इशू है। ठीक है, जितना बड़ा इसको बना दिया गया है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पीसीएम हो गया, ना जाने भारत के प्रधानमंत्री का पद हो गया, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री तो एक ही हो सकता है। ऐसे ही लगता है पीसीएम वाले भी बस 90+ ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले सकता है, 80% वाला भी ले सकता है, कोई सिर दर्द कुछ नहीं है।
अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हो तो सब ले सकते हैं। फिजिक्स जो है, जैसे मैथ होती है ना, वैसे ही फिजिक्स समझाई जाती है। जैसे मैथ होती है वैसे ही केमिस्ट्री समझाई जाती है। कोई अंतर नहीं है। केमिस्ट्री भी एक समझाने का सब्जेक्ट है। समझ में, अगर जिसको मैथ आ रही है वो पीसीएम आसानी से ले, बहुत शौक से ले। और एक बात बता दें, केमिस्ट्री को हर कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट बोल देता है। केमिस्ट्री जो है ना, उसको क्या कहते हैं, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक टीचर मैंने देखे, वो केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ा रहे थे जैसे कि 2+2=4, ऐसे पढ़ा रहे थे वो। मतलब इतने सरल तरीके से पढ़ा रहे थे। उससे भी सरल तो मैथ लग रही थी हमें ना, मैथ उससे सरल, उससे कठिन तो हमें मैथ लगने लग गई थी फिर। और वो टीचर एकदम से कोचिंग से आउट कर दिए गए। ठीक है, ना टीचर का नाम लूँगी ना कोचिंग का नाम लूँगी। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर टीचर अच्छा पढ़ाने वाला हो तो केमिस्ट्री आपको मैथ से ज़्यादा सरल लगेगी। ये बता दूँ मैं आपको, केमिस्ट्री आपको मैथ से ज़्यादा सरल लगेगी। केमिस्ट्री को पीसीएम वाले बहुत ही कठिन सब्जेक्ट समझते हैं। नहीं है कठिन सब्जेक्ट। अगर टीचर सामने पढ़ाने वाला सही है, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है तो केमिस्ट्री मैथ से भी सरल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि टीचर पे कितना कुछ डिपेंड करता है। टीचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि टीचर पढ़ा कैसे रहा है, टीचर को आता कितना है, कैसे अच्छे ढंग। कितनों को तो आता है तभी भी नहीं पढ़ाते, लेकिन कितनों को आता है तो भी पढ़ाते हैं। ठीक है, वो अपनी फ़ीस लीजिए, लेकिन भाई अच्छा पढ़ाइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जो वो टीचर थे, कोचिंग छोड़ करके चले गए। बाद में मैं उनसे मिली तो क्या कहते हैं, मैंने पूछा उनसे कि आप उस कोचिंग को क्यों छोड़ के चले गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप उस कोचिंग में थे? मैंने कहा हाँ मैं थी। तो उन्होंने कहा मैंने छोड़ा नहीं, मेरे से कहा गया कि बच्चों को शॉर्ट में पढ़ा दीजिए। और शॉर्ट मुझसे बच्चों के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता था। मैंने शॉर्ट में नहीं पढ़ाया तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया। तो मुझे उस टीचर की बहुत ही अच्छी बात लगी, लेकिन मैंने मन ही मन में कहा कि आपने जो छोड़ा, आपने कहा सही छोड़ा, आपने सही छोड़ा। लेकिन देखो, दो जनों के बीच में नुकसान हमारा हुआ। दो जनों के बीच में नुकसान हमारा हुआ। उनका छोड़ना गलत नहीं था, गलत था कोचिंग वाले का ये कहना कि शॉर्ट में बच्चों को पढ़ा दीजिए, मैं आपको इतनी फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, शॉर्ट में पढ़ा दीजिए। अगर आप किसी को, मेरा तो ये भी कहना है कि अगर आप किसी टीचर को रखते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने को और वो शॉर्ट में नहीं पढ़ाता, बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहता है, पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाना चाहता है, तो आप उसकी फ़ीस दीजिए या अपना कोचिंग बंद कर दीजिए। मेरा तो यही है ना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए कृपया। हाथ जोड़, मैं तो ये कहूँगी कि हाथ जोड़ के विनती है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। तभी भी कोचिंग बंद कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट का आप पूरी फीस दे सकते हैं उसी टीचर को रखिए, या जो पढ़ा सकते हैं स्पेशली उसी की कोचिंग खोलिए। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो तो उसी एक सब्जेक्ट की कोचिंग खोलिए। आपकी कोचिंग अच्छी चलेगी और बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, और हमारा जो देश है वो भी आगे को बढ़ेगा और हमारा देश भी अच्छा बनेगा। इसलिए ना तो देश बच्चों के भविष्य के साथ खेलिए, ना देश के साथ खेलिए। इस टाइप की हरकतें मत कीजिए। मेरा तो यही है कहने का तात्पर्य, और कुछ नहीं है। क्योंकि भोगना तो बच्चों को पड़ता है ना। टीचर ने पैसे कमा लिए, जिसको आपने रखा उसने कह दिया कि मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों के भविष्य के साथ, वो भी सही, वो तो बहुत सही है। वो इंसान ने कहा मैं पढ़ाऊँगा, पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा, वरना मैं नहीं पढ़ाऊँगा। वो इंसान अच्छा इंसान है, उसने छोड़ दिया, उसको छोड़ना पड़ा, उसने छोड़ दिया। वो इंसान बेचारा, गलती कोचिंग वाले की हो जाती है कि अगर उसने पढ़ा रखा क्यों। अगर उसको रफली बच्चों को पढ़ाना है, तुम भारत को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? रफली में रफ में ले जाना चाहते हो क्या? आप अच्छा पढ़ाइए, ठीक है। आप जहाँ की फीस पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप वो सब्जेक्ट ही मत पढ़ाइए। बच्चा कहीं और पढ़ने जाएगा उस सब्जेक्ट को, क्यों उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो? मेरा तो यही कहने का मतलब है। अब जब हमें दर्द होता है तो हमें बोलने का अधिकार भी है और हमको हक भी है कि हम बोलेंगे उस चीज़ के बारे में। हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश जो है वो स्वतंत्र देश है, ठीक है। हमको कोई रोक नहीं सकता। हम किसी का नाम नहीं बता रहे, हम किसी कोचिंग का नाम नहीं बता रहे, हमने वो कोचिंग में पढ़ा फिर छोड़ी, ऐसे करके हम कोई नाम नहीं बता रहे।
ठीक है, हम कोई नाम नहीं बता रहे, हम टीचर का नाम नहीं बता रहे, हम तो हमारा तो मैसेज यही है कि आप क्या कहते हैं, इस टाइप की हरकतें मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, इस टाइप की हरकतें करने से बच्चे का भविष्य ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर अपने अंदर झाँकेंगे तो आपको भी खुद अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद को एक बार थोड़ा सा समय दें, एकांत में आप अपने बारे में सोचें कि आप बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ये रफली पढ़ाना कितना गंदा काम है। एक तो बच्चे को स्कूल में आधे घंटे में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, टीचर नहीं पढ़ा पाते। अगर कोई पढ़ाने वाला टीचर भी, ऐसा नहीं है कि सरकारी में अच्छे टीचर नहीं पढ़ाते हैं,